जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डीएड एचआई फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 4 और वीडियो नंबर 9। दोस्तों इसके पहले 8 वीडियो इस पेपर नंबर 4 के हम लोग देख चुके हैं। और इसके पहले दोस्तों जैसे मान लीजिए कि ये चैनल है आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आप पेपर नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा का प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हैं या सिलेबस देखना चाहते हैं या टॉपिक वाइज यानी पूरे सिलेबस का टॉपिक वाइज नोट्स देखना चाहते हैं तो दोस्तों आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल आप ओपन करिए और वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ आपको डीएड दोस्तों डीएड एचआई करके पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से मिलेगा। एक पेपर का करेंगे तो उसमें हर एक पेपर में 8, 9, 10, 11 वीडियो आपको मिल जाएंगे, यानी कोई भी वीडियो 10 वीडियो से अधिक नहीं है। तो आप सभी चाहें तो पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 यानी 6 पेपर आपको एग्जाम देना है। एग्जाम आपका बिल्कुल नज़दीक है तो अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो 6 पेपर के आप सभी वीडियो देख लीजिए। उसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उपलब्ध करा रहे हैं 2021 का उपलब्ध करा रहे हैं और 2024 का पेपर आपको इस चैनल पर उपलब्ध है। यानी जब डीएड एचआई फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 1 खोलेंगे तो वहाँ पेपर नंबर 1 का प्रीवियस ईयर 2024 का पेपर भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, सिलेबस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जा करके अपना देख लेंगे। 2021 वाला जो पेपर है ये जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है, वीडियो का मतलब इसमें 2 वीडियो और है इस पेपर में, चौथा पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको 2021 वाला पेपर उपलब्ध करा दे रहे हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 4 होगा। यूनिट नंबर 5 एक यूनिट और आपको पढ़ना है इस पेपर में, पेपर नंबर 4 में। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया यानी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं और विभिन्न दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए उनके निहितार्थ, यानी जो मनोवैज्ञानिक हैं और उनके द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए क्या निहितार्थ किए गए हैं, क्या उपाय किए गए हैं, कैसे उन बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसी के बारे में आपको यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है। दोस्तों मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए उनके निहितार्थ व्यापक हैं। ये कौन कौन से व्यापक हैं जिनमें मनोवैज्ञानिक अगर देखा जाए तो जिसमें सीखने, भावनात्मक विकास और सामाजिक व्यवहार पर प्रभाव शामिल है। दिव्यांगता वाले बच्चे विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होते हैं जो उनके व्यवहार, विकास और सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, करता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसमें सबसे पहले अगर क्या आता है तो जो मनोवैज्ञानिक हैं वो दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे शोध किए हैं, ऐसे सारे प्रैक्टिस किए हैं, सीखने का सिद्धांत दिए हैं जिससे दिव्यांग बच्चे भी पढ़ करके अपने आप को आगे और समाज के मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों उसमें पहला आता है ध्यान। ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपने मन को एक विशेष अवस्था में एकाग्र करने का प्रयास करता है जिससे वह बाहरी दुनिया और उसके विचारों से दूर हो जाता है। ध्यान का उद्देश्य मन को शांति करना, तनाव को कम करना और आंतरिक जागरूकता को बढ़ावा हो सकता है। यानी जो आपके अंतर आत्मा, आप ध्यान देते हैं, आंख बंद करते हैं, उसके बाद जो चीज़ सोचते हैं, जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वो अच्छी तरीके से आपके ध्यान में आता है और ध्यान में आता है तो मस्तिष्क में जाता है और याद होता है। तो ये आपको अगर देखा जाए तो ये होगा। अब देखिए दोस्तों कक्षा में ध्यान को देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये हो गया कि ध्यान क्या कहलाता है। ठीक है, ध्यान क्या कहलाता है। अब आपसे पूछेगा कि दिव्यांग बच्चों के लिए ध्यान को परिभाषा कीजिए, ध्यान क्या होता है। और कक्षा में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको कक्षा में ध्यान को प्रभावित करने वाली अवधारणाएं और कारक लिखिए। ठीक है, तो आप अपने अनुसार ये जो भी, जैसे मान लीजिए दिव्यांगता नहीं जोड़ा गया है लेकिन हर एक पॉइंट में आप ये ध्यान देंगे कि हम श्रवण दिव्यांग बच्चों के लिए हम पढ़े हैं और श्रवण दिव्यांग के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो श्रवण दिव्यांग अगर आपके कक्षा में बैठा है तो उसके ध्यान को क्या क्या प्रभावित करेगा वही अवधारणा और कारक हमें लिखना है। तो दोस्तों कक्षा में ध्यान को प्रभावित करने वाली अवधारणाएं और कारक विभिन्न अवयव हैं जो छात्र के ध्यान को प्रभावित करते हैं। इन कारकों को आंतरिक और बाह्य कारक विभाजित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ बच्चों के अंदर यानी आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये भी कारक हो सकते हैं और कुछ बाहरी कारक हो सकते हैं जैसे खिड़की, रूम, जो स्लैब है, सीढ़ी नहीं है या इत्यादि, पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, बच्चे हैं इत्यादि, ये बाहरी कारक आपको प्रभावित कर सकते हैं।
दोस्तों आंतरिक कारक उन अवयवों को दर्शाते हैं जो छात्र के भीतर मौजूद होते हैं, जैसे प्रेरणा, मनोदशा, थकान, व्यक्तित्व, रुचियां और संज्ञानात्मक क्षमताएं। ये सब आंतरिक कारक हैं सीखने के, दोस्तों सीखने के नहीं, ध्यान के। ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे कि बाह्य कारक यानी बाहरी कारक क्या क्या है। तो बाहरी कारक उन अवयव को दर्शाते हैं जो कक्षा के बाहर मौजूद होते हैं, जैसे कि कक्षा का वातावरण, शिक्षक की शिक्षण शैली हो गया, सहकर्मी बच्चे यानी वो उसके दोस्त हो गए। इन कारकों को ध्यान पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप लोग जानते ही हैं कि कक्षा में आपके पास लोग बोलते हैं ना कि तेज बच्चा के पास बैठना, आगे बैठना, शिक्षक के नज़र में बिल्कुल बने रहना, ये सब अगर इनके विरुद्ध आप काम करते हैं तो बाहरी कारक है जो आपको प्रभावित करेगा। अब दोस्तों इसी में जो प्रत्यक्षीकरण है, जो ध्यान है, ध्यान को प्रभावित करने वाले, उसमें प्रत्यक्षीकरण और अप्रत्यक्षीकरण होता है। अभी तो ये बाहरी और हम लोग देखें बाहरी और आंतरिक कारक। अब प्रत्यक्षीकरण आ गया। प्रत्यक्षीकरण की अवधारणा यानी प्रत्यक्षीकरण क्या कहलाता है दोस्तों। प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्ष से संबंधित है, जिसका मतलब है कि एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी इंद्रियां जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा द्वारा प्राप्त जानकारी को संगठित और व्याख्या करके वस्तुओं, घटनाओं और वातावरण के बारे में अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को अर्थपूर्ण तरीके से ग्रहण करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, जिससे हमें दुनिया को समझने में मदद मिलती है। ठीक है। हमें, आपको भी पता होगा कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हमें सीखने में मदद। आप देख अभी जैसे मान लीजिए कि आपके पास सुनना, जैसे हम जो बोल रहे हैं वो आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है। स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो यहाँ 2 इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं। पहला सुनना, तो सुन रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। तो ये यहाँ 2 इंद्रियों का प्रयोग करके आप सीख रहे हैं, अपना ध्यान इस पर केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ है दोस्तों प्रत्यक्षीकरण की अवधारणा को समझने के लिए कुछ मुख्य बातें हैं, इसको देख लीजिए कि यानी जो प्रत्यक्षीकरण है उसको समझने के लिए कुछ मुख्य बातें हैं। संवेदी सूचनाओं का संगठन, यानी संवेदी सूचनाओं का संगठन। संवेदी तंत्र क्या है, संवेदी यानी जो अभी संवेदी का अभी आपको हम बताए थे, कौन मनोवैज्ञानिक ने दिया था, संवेदी गामक सूचना, मोटर गामक और ये सब चीज़, संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे दिए थे। जहाँ संवेदी आ जाए, संज्ञानात्मक आ जाए, वो सब जीन पियाजे महोदय ने ये जो अवधारणा है या ये सब को दिए थे। ठीक है। तो संवेदी सूचनाओं का संगठन, प्रत्यक्षीकरण में हम अपने वातावरण से प्राप्त संवेदी सूचनाओं को एक संगठित और अर्थपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो व्याख्या का मतलब क्या हो गया। अभी हम इन संगठित सूचनाओं को अपने पूर्व अनुभव, ज्ञान और विश्वासों के आधार पर व्याख्या करते हैं। अर्थ प्रदान करना, प्रत्यक्षीकरण में हम अपनी संवेदी सूचनाओं को एक अर्थ प्रदान करते हैं, जिससे हमें वस्तुओं, घटनाओं और लोगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। व्यक्तिगत अनुभव दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत अनुभव होता है, क्योंकि यह उनकी पूर्व अनुभव, संस्कृति और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। प्रभाव दोस्तों, प्रत्यक्षीकरण हमारे व्यवहार, निर्णय लेने और हमारी दुनिया के बारे में हमारी धारणा को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण जरूर देखना चाहिए, उदाहरण से आपको समझ में आता है। जब आप एक पेड़ को देखते हैं तो आपकी आंखें उस पेड़ के रंग, आकार, बनावट की संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करती है, लेकिन यह संवेदी सूचनाएं ही प्रत्यक्षीकरण नहीं है। प्रत्यक्षीकरण तब होता है जब आप इन सूचनाओं को संगठित करते हैं, व्याख्या करते हैं और उन्हें पेड़ के रूप में पहचानते हैं। यह प्रक्रिया आपके पूर्व अनुभव, ज्ञान और विश्वास द्वारा भी प्रभावित होता है, जैसे कि आपके पास पेड़ के बारे में क्या ज्ञान है। देख लिए उदाहरण से एकदम बिल्कुल प्रत्यक्षीकरण आपका क्लियर हो जाता है कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। ठीक है। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जैसे प्रत्यक्षीकरण हम लोग देख लिया, प्रत्यक्षीकरण को कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कई होते हैं, जिसमें शामिल है अनुभव, जरूरत, लक्ष्य, भौतिक और सामाजिक वातावरण, पूर्व धारणाएं और व्यक्ति की संज्ञानात्मक योग्यता। अब आइए एक एक अनुभव कैसे आप
प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है, यानी जो अभी हम लोग प्रत्यक्षीकरण के बारे में उदाहरण के माध्यम से समझे हैं पेड़ के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों अनुभव हमारा, जैसे अनुभव आप बहुत सारे पेड़ देखे होंगे और बहुत सारा आपके पास अनुभव होगा, तो आप डायरेक्ट देखेंगे तो आपके पास अगर अनुभव है आपके पास तो तुरंत उस पेड़ को विश्लेषण कर लेंगे। व्यक्ति के अनुभव और आदतें प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करती है। यदि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट चीज़ का अनुभव है तो वह उस दूसरे की तुलना में अलग तरीके से देखेगा, ठीक है, यानी उस पेड़ से उस पेड़ की तुलना कर लेगा। ये आपका अनुभव के आधार पर। जरूरत और लक्ष्य, उस पेड़ में आपको क्या ज़रूरत है, कौन सी लकड़ी चाहिए कि दवा चाहिए, आपका लक्ष्य क्या है, तो ये भी प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति की ज़रूरत और लक्ष्य भी प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई भूखा है तो वह भोजन से संबंधित उद्दीपकों को दूसरे की तुलना में जल्दी पहचान लेगा। भौतिक और सामाजिक वातावरण, दोस्तों ये भी आपका प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है। वातावरण का प्रत्यक्षीकरण पर भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए एक उज्ज्वल शांत वातावरण में किसी व्यक्ति का अनुभव एक शोरगुल अंधेरा वातावरण में किसी व्यक्ति के अनुभव से अलग हो सकता है। दोस्तों एक बात हम बताना चाहेंगे आपको कि जो ये टॉपिक आप देख रहे हैं ना, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आता होगा, ये भी आप कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक साल ये जो आपको वीडियो दिया जा रहा है या जो आप डीएड कर रहे हैं दोस्तों, ये आपको एक साल पूरा पढ़ना है। एक साल में ये जो 6 पेपर है ये कंप्लीट कराना है, और एक साल के जो पेपर है एक एक टॉपिक आप देखते तो इसमें आपको अगर एक दिन में एक पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, यानी 6 दिन में आप एक साल का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप क्या करिएगा कि आप हेडिंग जो भी आप पढ़ रहे हैं मेन हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद उसके अंतर्गत क्या क्या हेडिंग है और इसमें 1 लाइन 2 लाइन पढ़ करके या देख करके उसके बाद 1 लाइन 2 लाइन लिख लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक वाइज आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा और एग्जाम में उसको एक बार आप पलटेंगे, सारे हेडिंग आपके नज़र में रहेगी, ठीक है। तो आपको एग्जाम के समय वो बहुत मदद करेगा। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि वीडियो आपको पूरा देखना है, हेडिंग आपको पूरा लिख लेना है, ठीक है, अपने कॉपी में। अगर इतना कर लेते हैं, और प्रीवियस ईयर का अभी हम 2021 का पेपर देने वाले हैं आपको, 2023-2024 का पेपर आपको अपने चैनल पर, इसी चैनल पर दे चुके हैं, ठीक है। आपको कहाँ मिलेगा तो पहले ही बताए, एक बार और बता दे रहे हैं कि आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर डीएड HI लिखा होगा और पेपर नंबर 1 लिखा होगा। इसी को अगर ओपन करिएगा प्ले लिस्ट, तो यहाँ आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा, प्ले लिस्ट में आपका सिलेबस मिलेगा और टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएगा। इतना चीज़ मिल जाएगा और यही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। यहीं से आपकी तैयारी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट अब देख लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट व्यक्ति की संज्ञानात्मक योग्यता, यानी ये भी आपको खुद अगर देखा जाए तो संज्ञानात्मक जो योग्यता है ये भी प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है। ये कैसे करता है? किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक योग्यता जैसे कि बुद्धि और जागरूकता भी प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित कर सकती है। अधिक बुद्धिमान व्यक्ति आमतौर पर अधिक सटीक और सही तरीके से प्रत्यक्षीकरण करते हैं। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। स्मृति यानी यादाश्त शक्ति क्या है, स्मृति क्या है, और बच्चों को स्मृति शक्ति बढ़ाने के प्रकार अगर आप इसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा अगर घर पर है तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं और जो सिलेबस कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने बच्चे में यादाश्त शक्ति कैसे बढ़ाएं। पहले तो स्मृति शक्ति का अर्थ क्या है? तो यादाश्त यानी किसी चीज़ को याद रखने की क्षमता। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमें अनुभव, ज्ञान और सूचनाओं को संग्रहित करने और बाद में उपयोग करने में मदद करती है। अब छात्र में स्मृति शक्ति बढ़ाने के कौन कौन से प्रकार हैं, किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है दोस्तों? तो छात्रों में स्मरण शक्ति बढ़ाने के कई तरीके हैं, जैसे कि स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, प्रभावी अध्ययन तकनीकें, मानसिक व्यायाम, तनाव प्रबंधन, संगठित वातावरण, उचित जल योजन एवं सुसंगत दिनचर्या। ये छात्रों में स्मरण शक्ति बढ़ाने के 10 रणनीतियां हैं। ये आप हेडिंग जरूर लिख लेंगे। यानी स्मरण शक्ति क्या होता है दिव्यांग बच्चों में। यहाँ आपसे ये दिया जाएगा कि श्रवण दिव्यांग बच्चों में आप स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएंगे। तो ये सारे हेडिंग लिख करके आप श्रवण दिव्यांग बच्चों में ये इस तरीके से करेंगे, ये आपको हेडिंग के अनुसार लिखना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप देख लेते हैं तो आखिर शब्द आप कहाँ से लाएंगे? कई प्रारूप
प्रारूपों में निर्देशन दें। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि आपके पास श्रवण दिव्यांग बच्चा है, तो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आपको हमने बताया कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो हमारा बच्चा अगर सुन नहीं सकता है तो देख सकता है ना, देख रहा है ना। तो हम सुनने को निगलेक्ट करके, सुन नहीं रहा है तो देखने पर फोकस करेंगे। जैसे सेव है, सेव आप बोल रहे हैं तो सेव को बोल करके न पढ़ा करके आप सेव को क्या करेंगे कि चित्र ब्लैक बोर्ड पर बना देंगे, ठीक है। सेव का चित्र बना देंगे और सेव लिख देंगे, ठीक है, सेव लिख देंगे। उसके बाद इसका अंग्रेजी भी लिख देंगे, ठीक है, इसके अंग्रेजी। अब बच्चा क्या हुआ कि सेव के बारे में समझ गया और इसको हिंदी में क्या करते हैं, अंग्रेजी में क्या करते हैं, आकार भी समझ गया कि कैसा होता है। इसको गोल भी लिख दे, अब इसी पर गोल बता सकते हैं कि सेव गोल होता है। उसके बाद से रंग बता सकते हैं कि लाल होता है, मीठा स्वाद बता सकते हैं कि मीठा होता है। अब यहाँ चीनी दिखा करके, या जो बच्चा समझता है मिठाई दिखा करके, लाल रंग तोता का वो दिखा करके, फ्लैश कार्ड दिखा करके, इस तरीके से हम कई प्रारूपों में अगर बच्चे को निर्देशन दें तो वो जल्दी सीखता है और उससे बच्चे के स्मरण शक्ति में ज़्यादा दिन तक याद रहता है। अब दोस्तों ये है दूसरा, छात्रों को विषय वस्तु को अधिक से अधिक सीखना या सिखाना। जो विषय वस्तु है दोस्तों, विषय वस्तु को हमें एडाप्ट कर लेना चाहिए। जैसे सामान्य बच्चों के लिए विषय वस्तु अगर कोई है तो वो दिव्यांग बच्चों को उसमें हम कैसे सिखाएंगे, उस तरीके से आपको करना चाहिए। और जो विषय वस्तु है वो त्रुटि रहित और पुनरीक्षित करने में सक्षम नहीं हो जाते, ठीक है। देखिए, छात्रों को नई जानकारी को अधिक सीखने की आवश्यकता के बारे में सिखाया जाना चाहिए। अक्सर वे केवल तब तक अभ्यास करते हैं जब वे सामग्री की एक त्रुटि रहित पुनरावृत्ति करने में सक्षम नहीं हो जाते। हालांकि जानकारी के पुख्ता करने के लिए कई त्रुटि रहित पुनरावृत्तियों की आवश्यकता होती है, यानी त्रुटि करते हैं सीखते हैं, जितना त्रुटि करेंगे उतना ही सीखेंगे और पुनरावृत्ति ये करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, छात्रों को दृश्य छवियों और अन्य स्मृति रणनीतियों का उपयोग कराना। दृश्य छवि का मतलब क्या हो गया, आप बच्चे को सेव, संतरा, आम, पपीता, ताजमहल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आप सोचिए कि बच्चे के सामने ताजमहल का जो ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल का अगर हम बच्चों के सामने अगर चित्र दे देते हैं, उसकी छवि बच्चे को दिखा देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि यहाँ पिलर है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर मुख्य दरवाजा है, तो ये बच्चे के ब्रेन में दृश्य देख करके उस छवि उसके स्मरण शक्ति में बैठ जाएगा। तो यही है, छात्रों को दृश्य छवियों और अन्य स्मृति रणनीतियों का उपयोग करना और सिखाना। आप सोचिए खुद कि कोई आप सीधे जाते हैं कहीं, उसको देख करके सीखते हैं, वो ठीक होता है कि कोई पढ़ाता है वो ठीक होता है, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे, कक्षा व्याख्यान से पहले शिक्षक द्वारा तैयार किए गए हैंड आउट नोट्स दें। यानी जैसे मान लीजिए कि हमें पढ़ाना है प्यासा कौवा, ठीक है, हमें प्यासा कौवा पढ़ाना है, ठीक है, प्यासा कौवा हमें पढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इससे संबंधित बच्चों को पहले जो हैंड नोट्स तैयार किए हैं, या कोई चित्र, फ्लैश कार्ड या चार्ट पेपर तैयार किए हैं, उसके बारे में हम बच्चे को व्याख्यान से पहले ही शिक्षक द्वारा बच्चों को दे देना चाहिए। उससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं और जल्दी उनको ध्यान में रहता है। अब है, छात्रों की सक्रिय पाठक बनाना चाहिए। यानी सक्रिय पाठक आप कैसे बनेंगे दोस्तों, अगर टाइम लेना होता है, इसमें मैं बहुत जल्दी आपको कोर्स करा रहा हूँ, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आप लोगों के पास समय नहीं रहता है। 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे का अगर वीडियो बन जाए तो कोई देखना नहीं चाहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आपको कम से कम नहीं तो जो हेडिंग है, हेडिंग क्लियर करा दिया जाए। उसके बाद इसके अंदर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, हम जानते हैं कि सब लोग अपने मन से ही लिखता है। अब यहाँ हेडिंग अगर देखा जाए तो छात्रों को सक्रिय पाठक बनाना सिखाना। इसमें आप अपने माध्यम से क्या लिखेंगे, छात्रों को सक्रिय पाठक, यानी पढ़ने के लिए छात्रों में सक्रियता बनाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों। उनके रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनको कहानी सुनाना होगा। उनको सबसे पहले उन लोगों को अगर देखा जाए तो अच्छी तरीके से नोट्स या जो सीखना है उसको रंगीन बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो सक्रिय पाठक बन सकें। दोस्तों, पढ़ते समय अल्पकालिक स्मृति, पंजीकरण और कार्यशील स्मृति को बढ़ाने के लिए छात्रों को अध्ययन पढ़ते समय हाशिए पर मुख्य शब्दों को रेखांकित, हाईलाइट या नोट्स करना चाहिए। फिर वे वापस जाकर पढ़ सकते हैं कि हाशिए पर क्या रेखांकित, हाईलाइट या क्या
के लिखा गया है। इस जानकारी को दीर्घकालीन स्मृति में समेकित करने के लिए वे रूपरेखा बना सकते हैं या ग्राफिक, जैसे आप लोग क्या करते हैं कि कोई में अच्छा लाइन रहता है या उस तरीके से जो इंपॉर्टेंट लाइन रहता है तो उसके नीचे लाइनिंग कर देते हैं। उसके बाद एक बार सरसरी निगाह से उसको हम लोग पढ़ करके या सरसरी निगाह से देख लेते हैं। वही इसके अंतर्गत जो हेडिंग है, ये आप हेडिंग देखेंगे कौन सा हेडिंग है, तो छात्रों को सक्रिय पाठक बनाना, इसके अंतर्गत ये किया जाता है। छठा हेडिंग है दोस्तों, गणित की समस्याओं के चरण लिखें। यानी गणित की समस्या कहाँ हो रही है उसके चरण को लिखें। जिन छात्रों को वर्गिक मेमोरी कमजोर है उन्हें गणित की समस्याओं को हल करते समय मानसिक गणनाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि वे लंबी विभाजन समस्याओं को हल कर रहे हैं तो उन्हें संख्याओं को ले जाने सहित हर चरण को लिखना चाहिए। शब्द समस्या को हल करते समय उन्हें हमेशा कागज का एक टुकड़ा अपने पास रखना चाहिए और अपनी गणनाओं के चरणों को लिखना चाहिए। इससे उन्हें अपना स्थान खोने और यह भूलने से बचने में मदद मिलेगी वे क्या कर रहे हैं। ठीक है, गणित की समस्याओं के चरण हो गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है छात्रों के लिए पुनर्प्राप्ति अभ्यास प्रदान करें। ये तो सभी के लिए है कि जो स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएंगे, यही हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है। तो उसमें है दोस्तों पुनर्प्राप्ति, यानी जो होता है ना कि आप अभ्यास करें जो भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि यही वीडियो आप देख रहे हैं, अपना नोट्स नहीं बनाएंगे, हेडिंग नहीं लिख रहे हैं, इसके अंतर्गत 2 लाइन 1 लाइन नहीं लिख रहे हैं, तो फिर आप अभ्यास कैसे करेंगे, आपके जो मेमोरी है उसमें कैसे जाएगा। तो इसलिए आपको नोट्स बनाना और ये अभ्यास करना ये जरूरी है। शोध से पता चलता है कि जब पुनर्प्राप्ति अभ्यास में संलग्न होते हैं तो दीर्घकालीन स्मृति में वृद्धि होती है। परीक्षा देना एक पुनर्प्राप्ति अभ्यास है, अर्थात दीर्घकालीन स्मृति से अध्ययन की गई जानकारी को याद करने का कार्य। इस प्रकार छात्रों के लिए अभ्यास परीक्षण लेना बहुत मददगार हो सकता है। जब शिक्षक परीक्षण और परीक्षाओं से पहले जानकारी की समीक्षा कर रहे होते हैं तो वे छात्रों से प्रश्न पूछ सकते हैं। छात्रों से सभी के लिए उत्तर देने के लिए प्रश्न बना सकते हैं, बजाय इसके कि वे छात्रों को केवल सीखी जाने वाली जानकारी को फिर से बताएं। साथ ही यदि छात्रों को अपने स्वयं के परीक्षण बनाने और उन्हें देने के लिए आवश्यक या प्रोत्साहित किया जाता है तो यह उनके माता पिता और या शिक्षकों को इस बारे में जानकारी देगा कि क्या वे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं या इसके बजाय कम महत्वपूर्ण विवरण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है दोस्तों, जानकारी संग्रहित करते समय संकेत विकसित करने में छात्रों की सहायता करें। यानी कहने का मतलब आप समझ लीजिए, आपको पढ़ना होगा तो वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। जानकारी जो संग्रहित करने से संबंधित है, ये हमें जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो अपने नोट्स या कहीं अपना जैसे मान लीजिए कहीं घूमने गए हैं, ऑडिटोरियम में गए हैं या कहीं, तो वो एक कॉपी पेन ले लें और जो भी जानकारी जो भी चीज़ वो देख रहे हैं उसको क्या करें कि नोट्स करते जाएं और उसको बाद में ये लोग पढ़ सकते हैं। तो वही है, मान लीजिए कि यही आप पढ़ रहे हैं तो इसमें से नोट्स आप अपने तरीक़ा से 1 लाइन 2 लाइन बनाते रहेंगे, तो एक संग्रहित करना हो गया, जानकारी को संग्रहित करना हो गया। अब दोस्तों पढ़ने सीखने से पहले स्मृति को तैयार कैसे करें। यानी पढ़ने से पहले जैसे आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो सबसे पहले अपने स्मृति को कैसे तैयार करें कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमारे स्मृति में आ जाए और बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो छात्रों को प्रस्तुत किए जाने वाले कार्य के लिए तैयार करने वाले संकेत सहायक होते हैं। इसे अक्सर स्मृति को तैयार करना कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब पढ़ने की समझ का कार्य दिया जाता है तो छात्रों को शब्दावली समग्र विषय पर पहले से चर्चा करके यह पता चल जाएगा कि क्या अपेक्षित है। इसमें उन्हें मुख्य जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने और प्रसंस्करण की अधिक प्रभावी गहराई में संलग्न होने की अनुमति मिलेगी। अग्रिम आयोजक भी इस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। बड़े छात्रों के लिए साहित्य के टुकड़ों के लिए क्लिफ नोट्स अक्सर स्मृति को तैयार करने के लिए सहायक होते हैं। नेक्स्ट है 10वां, आप देख लेंगे सोने से पहले सामग्री की समीक्षा कैसे करें। दोस्तों अब जैसे दिन भर आपने जो भी पढ़ा वो सोने से पहले एक बार रिकॉल किया जाता है, जागने से पहले एक बार रिकॉल किया जाता है, उसको हम लोगों को दोहराना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमने जो दिन भर पढ़ा वो मेमोरी में चला जाता है और अच्छी लॉन्ग टाइम तक वो याद रहता है। ये सोने से पहले सामग्री की समीक्षा इससे संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं छात्रों के लिए रात को सोने से ठीक पहले सामग्री
सामग्री की समीक्षा का मददगार होना चाहिए। शोध से पता चलता है कि इस तरह से पढ़ी गई जानकारी बेहतर तरीके से याद रहती है। समीक्षा के बाद और सोने से पहले किए जाने वाला कोई भी अन्य कार्य जैसे नाश्ता करना, दांत साफ करना, संगीत सुनना स्मृति में जानकारी को समेकित करने में बाधा डालता है। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक होगा यूनिट नंबर 4 का ही टॉपिक नंबर 2 होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसके बाद टॉपिक नंबर 2 का ये वीडियो है, उसके बाद यूनिट नंबर 5 एक ही वीडियो में हम कवर किए, यानी 2 वीडियो अभी और आपको इस पेपर का देखना है। इसके बाद आपको 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर विश्लेषण के साथ मिलेगा, जो कि आपको एग्जाम में पास कराने के लिए काफ़ी होगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाता है, सेकेंड ईयर वाले भी आपको सेकेंड ईयर का नोट्स, प्रीवियस ईयर का पेपर भी मिलना इस चैनल पर शुरू हो जाएगा। नोट्स भी आपको हम चाहेंगे कि आपको नोट्स भी PDF रूप में उपलब्ध करा सकें। सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर में तो आपको नहीं मिल पाया, लेकिन सेकेंड ईयर में हम चाहेंगे कि आपको दे सकें। ठीक है, और ये वीडियो बाद में कोई देखेगा 2025 के बाद देख रहे हैं तो उनके लिए जो नोट्स है ये उपलब्ध रहेगा। पेपर नंबर 1 यानी ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर का नोट्स उन लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर कंप्लीट रहेगा। तो चैनल के माध्यम से अपना व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके अपने को जो भी जानकारी चाहिए वो आप साझा कर सकते हैं। 8004 23 51 33 ये नंबर है। ठीक है, ये 33 8004 23 है, ये 23 है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये 5133 ये नंबर पर कॉल करके अपना वो व्हाट्सएप जो भी जानकारी हो, नोट्स हो इत्यादि की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।